ओके, सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ डिसीजेस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिसीजेस में हमने देखा कि डिसीज क्या होता है। डिसीज फिजियोलॉजिकल कंडीशन। आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस थिंग्स, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, लिंक बिटवीन दी फिजियोलॉजी एंड एक्चुअली डिसफंक्शनिंग। डिसीज ऐसे मैंने बोला था। ओके, सो दैट वाज द केस। डिसीज का डेफिनेशन, उसके बाद में डिफरेंट टर्म्स आते हैं रिलेटेड विद द डिसीज, दैट इज दी डिसीज, इलनेस, सिकनेस, ये क्या होता है, इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे। वी हैड डिस्कस दिस थिंग्स। नेक्स्ट, रीजंस और थेरीज ऑफ कॉजेशन ऑफ अ डिसीजेस। इसमें फर्स्ट देखा था थ्योरी ऑफ सुपरनैचुरल पावर, क्योंकि सुपरनैचुरल पावर की वजह से डिसीज होता है एंड अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से रहेगी कि, है ना, पर्टिकुलरली कोई जर्म्स की वजह से नहीं हो रहा है, एक सुपरनैचुरल पावर की वजह से डिसीज हो रहा है, कुछ बाहर की हवा लगी है ऐसे, लाइक दैट। इट वाज अ सुपरस्टिशन बाय इन अ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज बीन कंसीडर कि डिसीज इससे होता है, बैड पावर से या बैड स्पिरिट की वजह से होता है, या वी कॉल सुपरनैचुरल पावर। तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी उसी के हिसाब से मैजिक एंड रेमेडीज बेस्ड ट्रीटमेंट भी रहता था, दैट वी कॉल थ्योरी ऑफ सुपरनैचुरल पावर। सेकंड, एज द साइंस गॉट डेवलप, तो उसके हिसाब से जर्म थ्योरी डेवलप हुआ और पता चला कि जर्म्स की वजह से डिसीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, मतलब यहाँ पे ओनली जर्म्स, मतलब एक ही फैक्टर नहीं लगता है, 3 फैक्टर लगते हैं फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ डिसीज, दैट वी कॉल एजेंट। मतलब कि अभी जो देखा हमने जर्म्स, जो एजेंट रहेगा जर्म्स, मे बी बैक्टीरिया, वायरसेस, व्हाटएवर। नेक्स्ट, होस्ट, मतलब कि जो पर्सन है जिसको डिसीज होने वाला है, मे बी मैन और एनिमल, दैट इज द होस्ट। एंड द एनवायरमेंट, ये तीनों चीजें लगती हैं। 3 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व एंड देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन दीज 3 फैक्टर दैट लीड्स टू द ऑकरेंस ऑफ अ डिसीज, दैट वी कॉल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ट्रायड मतलब कि ट्रायंगल, मतलब 3 चीजों के ऊपर डिसीज होना डिपेंड करेगा। थ्योरी ऑफ डिसीज, दिस इज द थर्ड थ्योरी, प्रपोज किया कि 3 फैक्टर लगते हैं फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ डिसीज, दैट इज एजेंट, होस्ट एंड द एनवायरमेंट। तीनों चीजें, उसका इंटरेक्शन होगा तभी जाके डिसीज होगा। अगर तीनों में इंटरेक्शन नहीं है, तीनों अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, देयर इज नो इंटरेक्शन और कांटेक्ट बिटवीन दीज 3 थिंग्स और कंपोनेंट, तो डिसीज नहीं होगा, इंटरेक्शन शुड बी देयर। ठीक है, ये बोला गया है थर्ड थ्योरी की वजह से, प्रपोज बाय थर्ड थ्योरी दैट वी कॉल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मल्टीपल कॉजेस में एक कोई एक या तीन फैक्टर ही नहीं रहेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। नाउअडेज दिस थ्योरी इज वर्किंग एक्चुअली। रिसेंटली अगर बोला गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो फोर्थ थ्योरी है, नाउअडेज इट इज एप्लीकेबल दैट द डिसीज कैन ऑकर बाय द मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कॉजेस। कोई एक कॉज की वजह से नहीं होगा, इट कैन बी ऑकर बाय मल्टीपल कॉजेस। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हमने देखा था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। तो उसके लिए बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर है, जैसे कि फैटी डाइट लेना है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें रहेगी एप्लीकेबल, या दिस ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व। ओबेसिटी है, लीड्स टू हाइपर कोलेस्टेरेमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, एंथ्रोस्क्लेरोसिस होगा, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कैटेकोलामाइन ड्यू टू द मेंटल वरीज, ऑर्गेनिक कंडीशन सच एज किडनी फेलियर। तो ये सब मिल करके जो है वो हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं, या दीज आर कॉजिंग हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन या हाई बीपी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, दैट वी कॉल वेब ऑफ कॉजेशन, वेब ऑफ कॉजेशन। ठीक है, so this was the example of the fourth theory that we call web of causation or theory of multiple causes. Multiple causes, एक से ज्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द ऑकरेंस ऑफ डिसीज, दैट वी कॉल थ्योरी ऑफ मल्टीपल कॉजेस। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीजेस, के डिसीज का हिस्ट्री या एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेजेस इन द ऑकरेंस ऑफ द डिसीजेस। इसमें फर्स्ट था प्री पैथोजेनिक फेज एंड पैथोजेनिक फेज। एक्सक्यूज मी, हाँ मैम, और एक जेरॉक्स लाके जिसमें मैंने रिसीव और साइन करी। ठीक है, बोले पेमेंट में चेक वाइज देंगे। हाँ इसका चेक इसकी बनेगा एंट्री में उसमें करती हूँ सॉफ्टवेयर जी। ठीक है, प्री पैथोजेनिक फेज, डिसीज होने से पहले क्या चीजें होगी, दैट इंक्लूड दी एक्चुअली एंट्री ऑफ पॉजिटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, ये पैथोजेनिक फेज में आएगा। प्री पैथोजेनिक फेज में फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है या नहीं है। पैथोजेनिक फेज में एंट्री ऑफ पॉजिटिव एजेंट, एंट्री होने के बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा, वो इंक्यूबेशन पीरियड उतना टाइम लेगा, लाइक 1 वीक 2 वीक, उसके बाद में हो सकता है या 3 डेज 4 डेज, उसके बाद में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, दैट वी कॉल दैट पीरियड वी आर कॉलिंग इंक्यूबेशन पीरियड। फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, मतलब डिसीज एस्टेब्लिश हो गया है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द
पैथोजेनेसिस सिम्टम्स, जो मोस्ट फेवरेबल सिम्टम है दैट इज दी फीवर, ठीक है, फीवर. नाउ दिस इज द पार्ट विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस लेक्चर विच इज न्यू, विच वी हैड नॉट कवर्ड. तो ये रहेगा फर्स्ट वन, डिसीज एजेंट्स. डिसीज एजेंट्स, ठीक है. मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, दैट वाज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में 3 फैक्टर, पॉजिटिव एजेंट, होस्ट एंड द एनवायरमेंट, ठीक है. पॉजिटिव एजेंट, होस्ट एंड द एनवायरमेंट. तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तीनों चीजें अलग अलग से देख रहे हैं. वी आर गोइंग टू एलैबोरेट द थर्ड थियरी दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जिसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ डिसीज. दैट वाज, अभी जैसे मैंने आपको बताया, होस्ट, पॉजिटिव एजेंट एंड द एनवायरमेंट. तो अभी हम लोग पूरे पॉजिटिव एजेंट देखेंगे. व्हाट आर पॉजिटिव एजेंट, कितने कितने टाइप्स के, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं पॉजिटिव एजेंट, ये अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. दैट वी आर कॉमनली गिविंग द नेम, दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ डिसीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है. उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसीज एजेंट्स, डिसीज एजेंट और सिंपल एजेंट, और समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉजिटिव एजेंट. कॉजिटिव मतलब कि जो डिसीज कॉज करता है, पॉजिटिव एजेंट, और समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिसीज कॉजिंग एजेंट. डिसीज कॉजिंग एजेंट, समझ में आए. तो जब भी ऐसे टर्म आ रहे हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट, पॉजिटिव एजेंट या ओनली एजेंट, तो इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर कि ये क्या रहेगा, डिसीज कॉजिंग एजेंट रहेगा. इसमें फर्स्ट है दैट इज बायोलॉजिकल एजेंट, जो कि लिविंग रहेगा. नेक्स्ट न्यूट्रिशनल एजेंट, जो कि न्यूट्रिशनल फैक्टर रहेगा जो डिसीज कॉज कर सकता है. देन वी विल सी वन बाय वन. फिजिकल एजेंट, जो कि फिजिकल एजेंट रहेगा, डिसीज कॉज करेगा. केमिकल एजेंट, बेसिकली इट हैव केमिकल नेचर बट इट कॉज द डिसीज. मैकेनिकल एजेंट, देन सोशल एजेंट एंड एब्सेंस और डेफिशिएंसी फैक्टर्स, ठीक है. एब्सेंस और डेफिशिएंसी फैक्टर्स, ये भी कुछ एजेंट रहेंगे जो डिसीज कॉज करेंगे. समझ में आए. As I have enlisted all the disease causing agent, biological agent, nutritional agent, physical agent, chemical agent, mechanical agent, social agent, and absence or deficiency of excess of the necessary factors, जो essential factors होते हैं जैसे vitamins वगैरह है, उसकी deficiency से भी actually disease हो जाता है. So that we are taking into the 7th factor that we call absence or deficiency or excess of necessary factor, ठीक है. तो हम लोग one by one देखेंगे. First we'll see the biological agent. बायोलॉजिकल एजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग बायोलॉजिकल एजेंट विल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजिकल एजेंट मतलब क्या रहेंगे, लिविंग थिंग्स रहेंगे जो डिसीज कॉज करते हैं. दीज आर द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. समझे, मतलब क्या रहेंगे, ये लिविंग थिंग्स रहेंगे. उसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, बैक्टीरिया, देन वायरसेस, देन फंगाई, प्रोटोजोआ, ठीक है. हेलमेंट्स मतलब के वर्म्स, राउंड वर्म्स वगैरह, ठीक है. तो ये क्या हो गए, ये दिस आर द टाइप्स ऑफ लिविंग एजेंट्स, वी आर कॉल्ड बायोलॉजिकल एजेंट. बायो मतलब के जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसको हम लोग बायो बोलते हैं, इजंट इट. सो दिस आर लिविंग थिंग्स और पॉजिटिव एजेंट विच आर बायोलॉजिकल एजेंट, लिविंग रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ अ डिसीज, पर्टिकुलरली फॉर द कम्युनिकेबल डिसीज. तो इसके एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल अमंग्स द बायोलॉजिकल एजेंट, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई. एक टिपिकल एग्जांपल ले रहे हैं, ये डिसीज कर सकते हैं. फर्स्ट बायोलॉजिकल एजेंट यहां पे हो गया. नेक्स्ट विल सी न्यूट्रिशनल एजेंट. न्यूट्रिशनल एजेंट में देखा जाए तो एजेंट इंक्लूड दी लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ये होते हैं एक्चुअली न्यूट्रिशंस. क्या होते हैं ये, न्यूट्रिशन होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फूड में अगर देखा जाए तो ये कंपोनेंट रहेगा आपके जो भी फूड रहेगा, फूड मटेरियल का, आइदर इट बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स और मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. मिक्सचर भी हो सकता है, दैट वी कॉल न्यूट्रिशंस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग न्यूट्रिशंस. सो न्यूट्रिशन का भी डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज हो सकता है, या तो फिर उसके ज्यादती की वजह से भी डिसीज हो, एक्सेस ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ. समझ में आ रहा है, मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस, देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट का बैलेंस अगर है तो दैट वी कॉल बैलेंस डाइट, दैट वी कॉल बैलेंस डाइट. अगर बैलेंस डाइट नहीं तो डेफिनेटली इट इज इम्बैलेंस वन. जहां पे बैलेंस नहीं है दैट वी कॉल इम्बैलेंस. इम्बैलेंस दो चीजों की वजह से हो सकता है. वन विल बी द डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, व्हाटएवर द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इसका डेफिशिएंसी की वजह से भी
इम्बैलेंस हो सकता है, इम्बैलेंस डाइट जो कि डिसीज कॉज करेगा, एज वेल एज एक्सेस ऑफ दीज फैक्टर अगेन विल कॉज द डिसीज। तो हम लोग पहले बात करेंगे डेफिशिएंसी की। अगर ये कार्बोहाइड्रेट की कमी है डाइट में या फूड में, फैट्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, या विटामिन या मिनरल्स की कमी है, तो दैट लीड्स टू अ डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स एंड दैट कॉजेज द डिसीजेस। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन आपको पता है, माल न्यूट्रिशन मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से हो जाता है, दैट लीड टू अ वेट लॉस, वीकनेस। बस माल न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली इट मे बी अकर इनटू अ चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स जहां उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है। नेक्स्ट एनीमिया। एनीमिया मतलब आयरन डेफिशिएंसी। मेजर कॉज लेंगे एनीमिया का आयरन डेफिशिएंसी। फूड में हम लोग आयरन सफिशिएंटली इनपुट नहीं कर रहे हैं, नहीं कंज्यूम कर रहे, तो इन दैट केस देयर इज एनीमिया। स्कर्वी, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। बेरीबेरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के डेफिशिएंसी से होता है, अगर उसमें भी अगर हम लोग देखें तो विटामिन B2 या B1 के डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी। समझ में आए? तो ये हमने एग्जाम्पल देखे, द एग्जाम्पल ऑफ अ डिसीजेस व्हिच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हमने बोला न्यूट्रिशनल एजेंट। इस टाइप के एजेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रिशनल एजेंट। तो इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है या मिनरल्स की डेफिशिएंसी। आयरन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मिनरल, Fe, आयरन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मिनरल। तो मिनरल की डेफिशिएंसी से भी डिसीज हो सकता है। एग्जांपल इज एनीमिया। एग्जांपल इज एनीमिया। माल न्यूट्रिशन तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एज वेल एज मिनरल, विटामिन सभी के डेफिशिएंसी से अगर होता है तो दैट वी कॉल माल न्यूट्रिशन। और ओनली आयरन के डेफिशिएंसी से होता है तो दैट वी कॉल एनीमिया। दैट वी कॉल एनीमिया। तो ये एक एग्जांपल हो जहां पे न्यूट्रिशनल फैक्टर की डेफिशिएंसी से डिसीज हो रहा है, तो दैट इज अ न्यूट्रिशनल एजेंट which cause the disease due to their deficiency। दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, यही चीजें अगर एक्सेस हो जाए, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एक्सेस, सो दैट अगेन कॉज द डिसीज। जैसे कि हम लोग बोले एक्सेस ऑफ दीज न्यूट्रिशनल एजेंट, एक्सेस ऑफ दीज न्यूट्रिशनल एजेंट, एक्सेस इनटेक ऑफ दीज न्यूट्रिशनल एजेंट, दैट मे कॉज द डिसीज। फॉर एग्जाम्पल हाइपर कोलेस्टेरेमिया। हाइपर कोलेस्टेरेमिया इसका मतलब ये रहेगा कि हाइपर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। ये कब बढ़ेगा? व्हेन वी आर टेकिंग और अ पर्टिकुलर पर्सन इज टेकिंग फैट। फैट जो है वो न्यूट्रिशनल डाइट में ज्यादा ले रहा है या डाइट में फैट ही कंज्यूम कर रहा है, फैट कंज्यूम कर रहा है या फैटी डाइट कंज्यूम कर रहा है, तो दैट लीड्स टू अ ओबेसिटी, दैट लीड्स टू अ हाइपर कोलेस्टेरेमिया। कोलेस्टेरेमिया बढ़ेगा तो फिर हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होकर के फिर डिसीज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, बहुत सारे उसके फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। दैट वी कॉल हाइपर कोलेस्टेरेमिया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हाइपर विटामिनोसिस, ये भी एक डिसीज है। हाइपर विटामिनोसिस इज वन ऑफ द डिसीज दैट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ विटामिन। अभी नॉर्मली तो हम लोग टर्म बात करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से डिसीज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग बोले स्कर्वी, तो स्कर्वी विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। बेरीबेरी इज विटामिन बी के डेफिशिएंसी से होता है। समझ में आ रहा है? बट आपने सुना होगा या नहीं, आई डोंट नो, हाइपर विटामिनोसिस अगेन देयर, मतलब विटामिन अगर कोई ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, इन दैट केस अगेन उसको भी डिसीज हो सकता है। लेकिन दैट डिपेंड्स वो कौन सा टाइप का विटामिन है, फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। इफ इट इज फैट सोल्यूबल लाइक विटामिन ए, अगर हम लोग बात करें विटामिन दैट इज ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चार जो विटामिन है ये कौन से हैं? फैट सोल्यूबल है। तो इसका एक्सेस हो सकता है, ये बॉडी में जाके स्टोर हो सकते हैं, बिकॉज एज दीज विटामिन आर फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल है तो बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, स्टोर अगर हो जाएंगे तो एक्सेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी विटामिन बी एंड सी, ठीक है, अगर हम लोग विटामिन बी एंड विटामिन सी की बात करते हैं तो दीज आर वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर है तो वो बॉडी में स्टोर नहीं होते, अगर वो एक्सेस हो जाए तो वॉश आउट हो जाते, बॉडी से वॉश आउट हो जाते। ठीक है, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टोर इनटू द बॉडी, उससे ज्यादा खतरा नहीं है। किससे खतरा है? जो स्टोर होते हैं। और स्टोर कौन से विटामिन होते हैं? जो फैट सोल्यूबल है। ठीक है, फैट सोल्यूबल सच एज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो वन शुड बी कॉशियस while taking or while consuming or while administering these types of vitamin, fat soluble vitamins। फैट सोल्यूबल विटामिन जो भी ले रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक्सेस अगर हो गया तो दैट लीड्स टू हाइपर विटामिनोसिस, वो भी एक डिसीज कंडीशन है।
ठीक है। विटामिन बी और सी की वजह से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो फैट वाटर सोल्यूबल है, तो अगर हमने एक्सेस भी लिया उसको, जरूरत से ज्यादा भी अगर ले लिया तो वॉश आउट हो जाएंगे टू द से यूरिनरी सिस्टम बोलो या स्वेटिंग बोलो, वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल है, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, सो दैट द थिंग दैट वी कॉल द डिसीज ऑकर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर, क्योंकि विटामिन ये न्यूट्रिशनल फैक्टर है और उसके एक्सेस की वजह से भी डिसीज हो सकता है, दैट आई मीन टू से। नेक्स्ट, चलो ये तो बैलेंस डाइट का एक चार्ट है जिसमें कौन सी चीजें कितनी लेनी चाहिए ऐसे दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मिल्क, ये जो है प्रोटीन वाली चीजें, ये फैट, ऑयल और स्वीट यूज स्पैरिंगली, ऐसा बोला गया है। कौन सी चीजें कम एक्सटेंट में यूज करना है इन अ डाइट, ठीक है, कौन सी चीजें ज्यादा, ये वीकली पूरा प्लान है एक्चुअली, दिस इज द वीकली प्लान फॉर अ बैलेंस डाइट, कि कौन सी चीजें कितने एक्सटेंट में होनी चाहिए। जैसे हम लोग बोले कि मिल्क, चीज वगैरह है तो ये एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए पर वीक। वेजिटेबल एटलीस्ट 3 to 5 सर्विंग्स, मतलब 3 से 5 बार एटलीस्ट हमारे डाइट में होनी चाहिए पर वीक। उसके बाद में अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें, मीट है, पोल्ट्री, फिश, नॉन वेजिटेरियन, एग्स, नट्स, तो एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स पर वीक। समझ में आ रहा है? फ्रूट्स, दैट अगेन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, फ्रूट्स है तो एटलीस्ट 2 to 4 सर्विंग्स पर वीक, ऐसा एक दिया गया बैलेंस डाइट। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें कितने एक्सटेंट में लेना है। ठीक है, सो दैट वी हैव कॉल बैलेंस डाइट, चार्ट फॉर बैलेंस डाइट, ये हर जगह पे आपको कहीं पे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, तो ये था सेकंड एजेंट, इसके पहले हमने देखा दैट वाज अ न्यूट्रिशनल एजेंट विच में एबल टू कॉज द डिसीज आइदर ड्यू टू द डेफिशिएंसी और ड्यू टू एक्सेस ऑफ दीज न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि थर्ड पैरामीटर हम लोग या थर्ड एजेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट में, थर्ड एजेंट दैट वी कॉल फिजिकल एजेंट, दैट वी कॉल फिजिकल एजेंट। फर्स्ट कौन सा देखा? बायोलॉजिकल एजेंट, जिसमें वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगाई, वो सारे एग्जांपल हमने लिए थे, लिविंग थिंग्स व्हिच एबल टू कॉज द डिसीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल एजेंट। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल एजेंट में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इसकी एक्सेस से भी होता है डिसीज, डेफिशिएंसी से भी होता है, दैट इज द सेकंड फैक्टर व्हिच में एबल टू कॉज द डिसीज। थर्ड जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है वो फिजिकल एजेंट है। फिजिकल एजेंट में अगर हम लोग देखें कि ये कुछ फिजिकल पैरामीटर्स रहेंगे, फिजिकल थिंग्स आर देयर व्हिच में एबल टू कॉज द डिसीज, जैसे कि हीट है, कोल्ड है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है या तो फिर ब्लड प्रेशर हो सकता है, रेडिएशन है, तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स है जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। हीट, जैसे कि समर में समर स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोल्ड विंटर में उसी हिसाब से रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती है कम होती है, उसके हिसाब से क्लाइमेटिक चेंज हो गए, उसके हिसाब से डिसीज हो सकता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है कम होता है, दैट अगेन डिपेंड, सो दैट एबल टू कॉज द डिसीज। जैसे कि अगर हम लोग बोले रेडिएशन, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेडिएशन में कॉज द कैंसर। रेडिएशन को जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे यूवी रेस को एक्सपोज हो रहे हैं या अदर हार्मफुल रेडिएशन अगर है, यू नो हमारे स्मार्टफोन से भी बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, आपको पता होगा नहीं होगा आई डोंट नो, हमारे स्मार्टफोन जो भी है उससे भी बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, दैट रेडिएशंस अगर आर अगेन हार्मफुल, तो वो रेडिएशन है। या हम लोग सिंपल अगर यूवी रेडिएशन की अगर बात करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लाइट, तो उससे भी कैंसर कॉज हो सकता है, स्किन कैंसर। समझ में आ रहा है? तो एक फिजिकल फैक्टर रहेगा जो डिसीज कॉज कर सकता है। समराइज फॉर्म में अगर देखा तो इस तरह से रहेगा, फिजिकल फैक्टर में बहुत सारे हैं, हीट है, बर्न है, देन कोल्ड है, रेडिएशंस है। कौन कौन से डिसीज कॉज करते हैं? जैसे कोल्ड में रेनॉल्ड डिसीज हो सकता है, फुट, ये जो भी है, चलो। रेडिएशंस में केराटोसिस मतलब स्किन से रिलेटेड डिसीज, स्किन बर्न हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये ऐसे कुछ डिसीजेस दिए गए जो फिजिकल एजेंट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड पॉजिटिव एजेंट दैट वी कॉल फिजिकल एजेंट। नेक्स्ट केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में दैट डिपेंड कि वो केमिकल जो है वो इनसाइड द बॉडी है या आउटसाइड द बॉडी है। केमिकल एजेंट मतलब डेफिनेटली विल हैव द केमिकल नेचर, मतलब केमिकल नेचर का वो रहेगा पॉजिटिव एजेंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग केमिकल एजेंट। फिर केमिकल एजेंट में दो तरह के रहेंगे, दैट वी केमिकल एजेंट विल बी ऑफ टू टाइप, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस मतलब which are present inside our body, and exogenous the chemical which are present outside our body which may able to cause the disease। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे एंडोजीनियस सब्सटेंसेस के, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं कुछ केमिकल्स which में एक्सेस और डेफिशिएंसी will cause the disease, that we call endogenous substances। तो इसमें रहेगा फर्स्ट, these are the some endogenous substances, यूरिया, बिलिरुबिन, कीटोन बॉडीज, यूरिक एसिड, कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर ही केमिकल्स होते हैं
which is the part of an physiological या endogenous substances which are chemical nature, which have its own chemical nature, but they may able to cause the disease. ठीक है, डिसीज कॉज कर सकते हैं. एंडोजीनियस केमिकल्स, यूरिया, बिलिरुबिन, कीटोन बॉडीज. ठीक है, their excess or deficiency may result into or responsible for the occurrence of a disease like uremia. Uremia मतलब क्या रहेगा? Urine, urea is not being excrete out through the urine. Urinary route से excrete out नहीं हो रही. Urea is one of the excretory product. Nitrogenous waste हम उसको बोलते हैं. यूरिया जो है, यूरिया का अगर हम लोग फॉर्मूला देखा जाए, so it will be the CONH2NH2. राइट टॉप कॉर्नर में मैंने एक फॉर्मूला आपको ड्रॉ करके दिया है, दैट इज द यूरिया, NH2CONH2. तो ये है यूरिया. यूरिया इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट. हमारे बॉडी में जो भी नाइट्रोजन हम लोग कंज्यूम करते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है. यूरिया इज वन ऑफ द एक्सट्रेटरी प्रोडक्ट विच आर गोइंग टू बी फॉर्म. ये यूरिया साइकिल के थ्रू ये फॉर्म होता है. ठीक है, यूरिया साइकिल के थ्रू फॉर्म होता है. यूरिया साइकिल आप बायोलॉजिकल या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे. तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे. पहले यूरिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं. यूरिया ये एक्सट्रेटरी प्रोडक्ट है जो फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है बॉडी से थ्रू द यूरिनरी एक्सक्रीटरी रूट, सो दैट लीड्स टू एक्युमुलेशन. दैट लीड्स टू एक्युमुलेशन मतलब बॉडी के अंदर वो स्टोर होगा और दैट लीड्स टू यूरेमिया. मतलब यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट ना होते हुए ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा. सो दैट वी कॉल यूरेमिया. ठीक है, वैसे ही बिलीरुबिन की अगर हम लोग बात करें, बिलीरुबिन, बिलीवार्डिन, दीज आर द बाइल पिगमेंट व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो भी है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जब होता है, नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. उसके बाद उसका रिसाइक्लिंग होता है, डिस्ट्रक्शन इनटू अ बॉडी इटसेल्फ, सो दैट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन. दीज आर द बाइल पिगमेंट्स. और ये बाइल पिगमेंट अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, सो दैट लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ दीज बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन इनटू द ब्लड इटसेल्फ. ब्लड में उसका लेवल बढ़ेगा, सो दैट में कॉजेज द जॉन्डिस. ठीक है, दैट में कॉजेज द जॉन्डिस. जॉन्डिस का एक सिम्टम होता है कि येलो कलरेशन. As this bilirubin, biliverdin having a yellow color, ये येलो कलर पिगमेंट है बिलिरुबिन. और अगर ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से तो यूरिन अगेन गेट येलो कलर. ठीक है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो ये या बिलिरुबिन इज बीइंग एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरिन, दैट इंडिकेट दैट इज ड्यू टू कलरेशन ऑफ द यूरिन. येलो कलरेशन होगा. ठीक है, लेकिन अगर नहीं एक्सक्रीट हो पा रहा है, किडनी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट आउट दिस बिलिरुबिन, तो इन दैट केस क्या होगा? बिलिरुबिन वो ब्लड में ही रहेगा. और ब्लड में अगर रहता तो येलो कलर पिगमेंट है, तो बिलिरुबिन कैन इम्पार्ट द कलरेशन टू द बॉडी पार्ट्स सच एज आईज, नेल्स, स्किन. इसको क्या कर देगा? वो येलो कलरेशन इंपार्ट कर देगा. येलो कलरेशन इंपार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या समझ में आएगा कि बिलिरुबिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है थ्रू द यूरिनरी रूट, वो एक्युमुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर. और उसका इंडिकेशन ये रहेगा कि येलोइश कलरेशन ऑफ द स्किन, आई बॉल्स as well as nails. तो इससे हमको पता चलेगा. तो this is the one of the chemical factor which is being is not excrete out into the body that results into a causation of the diseases. ठीक है, कीटोन बॉडीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ये कुछ केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एज वेल एज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, दीज आर कीटोन बॉडीज that leads to again occurrence of a disease. अगर ये भी accumulate हो गई बॉडी के अंदर तो डिसीज हो सकता है. उसके बाद में नेक्स्ट कैल्शियम से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, यूरिक एसिड और कैल्शियम, सो दैट लीड्स टू अ किडनी स्टोन. कैल्शियम यूरेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट, इस तरह के स्टोन्स फॉर्म होते हैं wherever there is an increased level of calcium. कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, दैट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन. ठीक है, सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे केमिकल्स के जो कि एंडोजीनियस केमिकल्स थे, हमारे बॉडी के अंदर का ही पार्ट है या एंडोजीनियस बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विच कैन एबल टू कॉज द डिसीज, इसलिए हम लोग उसको ले रहे हैं केमिकल एजेंट में. ठीक है, ये हो गया इंटरनल पार्ट. नाउ एक्सोजीनियस केमिकल्स. एक्सोजीनियस जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सोजीनियस की बात करते हैं तो डिटर्जेंट अभी नॉर्मली तो हम लोग उसको वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने या बच्चे ने एक्सीडेंटली खा लिया डिटर्जेंट तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी. मेटल्स है, फ्यूम्स है, डस्ट पार्टिकल्स है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो अगर इसका इनोकुलेशन होता है, मतलब डिपोजिशन होता है या कंजम्पशन होता है या उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया गया, इनहेल कर लिया गया,
तो इन सारी चीजों की वजह से भी डिसीज हो सकता है. दैट इज द एक्सटर्नल पार्ट. एक्चुअली एक्सटर्नल मतलब विच आर द पार्ट ऑफ आउटसाइड द बॉडी, केमिकल लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी एंड विच आर एबल टू कॉज द डिसीज, दैट वी कॉल एक्सोजीनियस केमिकल्स. ठीक है, इसमें ये सब चीजें आ जाएंगी. फ्यूम्स है, डस्ट है, या टॉक्सिक गैसेस है, इंसेक्टिसाइड्स है. ये एग्जाम्पल्स है केमिकल की, जो कि हम लोग नॉर्मली फार्मिंग में यूज करते हैं, या वी आर यूजिंग फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, फॉर डिसइंफेक्टेंट पर्पज. लेकिन अगर यही केमिकल जो आउटसाइड बॉडी है वो इनहेल कर लिए गए, बॉडी के अंदर एंटर हो गए, तो दैट में एबल टू कॉज द डिसीज. ठीक है, ये सिंपल है, जो कि एक्सोजीनियस केमिकल्स हम लोग समझ सकते हैं उसको. ठीक है, जो दिखते हैं हमको, विजुअलाइज होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड बेटरली. नेक्स्ट, मैकेनिकल एजेंट. ठीक है, इसके पहले कौन सा देखा हमने? केमिकल एजेंट. केमिकल एजेंट में दो तरह के केमिकल एजेंट देखे, एंडोजीनियस जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी, एंड एक्सोजीनियस विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. दैट वी हैड सीन, वी हैड नोन एज अ केमिकल एजेंट. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मूव और वी आर मूविंग टुवर्ड द मैकेनिकल एजेंट, जो कि मैकेनिकल एजेंट रहेगा, मैकेनिकली इंजरी कॉज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैकेनिकल एजेंट में एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ क्रॉनिक फ्रिक्शंस या अदर मैकेनिकल फैक्टर्स सच एज वाइब्रेशंस है, फ्रिक्शंस है. ये नॉर्मली जैसे कि फ्रैक्चर है, ट्रॉमा है, स्प्रेन है, डिसलोकेशन है, ये एक्सीडेंट्स में नॉर्मली हमको मैकेनिकल इंजरी होती है. समझ में आ रहा है? एक्सीडेंट जहां पर भी है तो वहां पे मैकेनिकल इंजरी होती है, दैट वी कॉल मैकेनिकल कॉज ऑफ द डिसीज. फिर एक बार इंजरी होगी तो आगे डिसीज भी हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सो मैकेनिकल एजेंट आप समझ सकते हो. नेक्स्ट, सोशल एजेंट. सोशल एजेंट इंक्लूड दी पॉवर्टी, स्मोकिंग, मतलब वो सोसाइटी का कैसे मॉब है, हैबिट कैसे है, उसके हिसाब से. ड्रग एब्यूज या एडिक्ट टू द ड्रग्स. अल्कोहलिज्म, ये कॉमन है या नहीं है, दैट डिपेंड्स. अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सोशली आइसोलेशन और मैटरनल डिप्राइवेशन. इसको हम लोग बोलेंगे कि सोसाइटी का क्या मतलब कंडीशन है, या व्हाट द ट्रेडिशंस आर लोकेटेड इन द सोसाइटी. पॉवर्टी है, स्मोकिंग है, एब्यूज है, ये सारी चीजें. ठीक है, वो माहौल के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, वो सोसाइटी की, वी कैन से दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द पीपल लिविंग इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा कि उसको पर्टिकुलरली डिसीज होगा या नहीं होगा. दैट वी हैड सीन अगेन इन अ सोशल डायमेंशन आल्सो. तो सोशल एजेंट कुछ रहेंगे. नेक्स्ट, एब्सेंस और डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ सम ऑफ द नेसेसरी फैक्टर्स. इसका एग्जांपल्स हैं जैसे कि हार्मोन का हम लोग बात करें, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं. इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और इंसुलिन इज नीडेड फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है तो वहां पे डायबिटीज हो जाएगा. थायरोक्सिन इज नीडेड फॉर थायराइड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अगर थायरोक्सिन इज अ थायराइड हार्मोन, एक्चुअली वी आर कॉलिंग इट्स अ थायरोक्सिन इज T3. तो आई मीन टू से दैट कि ये हार्मोन से ये जरूरी होते हैं फॉर द नॉर्मल फंक्शन. लेकिन अगर उसका डेफिशिएंसी हो जाए तो दैट लीड्स टू ऑकरेंस ऑफ अ डिसीज. थायरोक्सिन का डेफिशिएंसी हो गया तो लीड्स टू अ हाइपोथायरॉयडिज्म. ग्वाइटर होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है. ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है. नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर सच एज एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, एज वेल एज एसिटिलकोलिन है. इसके भी एक्चुअली इसका भी बैलेंस होना चाहिए. These should be again in a normal range, not should be deficient, not should be in excess, क्योंकि ये डिसीज कॉज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, तो ये हो गए कुछ सम ऑफ द फैक्टर, मिसलेनियस फैक्टर वी हैड सीन जस्ट. तो अभी तक हमने देखे ऑल दीज आर दी डिसीज कॉजिंग एजेंट. डिसीज कॉजिंग एजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में जो हमने पहला बोला था एजेंट, दूसरा होस्ट, और तीसरा जो है वो थर्ड था एनवायरमेंट. तो उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है. डिसीज कॉजिंग एजेंट बायोलॉजिकल एजेंट है, मैकेनिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट है, न्यूट्रिशनल एजेंट है, सोशल एजेंट, एब्सेंस डेफिशिएंसी वाला, वो सब चीजें अभी हमने देखी है. ठीक है, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट विच एबल टू कॉज द डिसीज. ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट, होस्ट. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज द होस्ट. सेकंड कंपोनेंट की बात करें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में से, एक हो गया डिसीज कॉजिंग एजेंट, दूसरा होस्ट. अभी होस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है डिसीज का ऑकरेंस. तो होस्ट के रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स है, द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द होस्ट, दैट इज द एज, रेस, जेनेटिक मेकअप, मैरिटल स्टेटस, न्यूट्रिशनल और न्यूट्रिशन, ऑक्यूपेशन, इम्यून स्टेटस,
सोशल क्लास, लिटरेसी, लाइफस्टाइल। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सारे होस्ट से रिलेटेड फैक्टर्स है कि होस्ट के अंदर कौन सा पैरामीटर है या कौन से फैक्टर को होस्ट बिलोंग करता है। जैसे कि एज क्या है, लाइक जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, रेस क्या है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है अनमैरिड है। ठीक है, इस हिसाब से ये सब होस्ट से रिलेटेड फैक्टर रहेंगे which are responsible for occurrence of the disease, because we are now dealing with the concept of disease. ठीक है, हम लोग concept of disease से डील कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा disease causing agent, now we are going to see that is the host. तो अभी हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं about the age। ठीक है, एज की बात कर रहे हैं, एज ऑफ दी होस्ट। तो एज है either they are geriatrics और pediatrics, that depends। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन है या तो फिर पेडियाट्रिक्स है। नॉर्मली दीज आर ससेप्टेबल फॉर ऑकरेंस ऑफ द डिसीजेस। ये जो दो एज के पीपल्स हैं, पर्टिकुलरली दोज बिलोंग टू द जेरियाट्रिक्स ओल्ड एज एंड पेडियाट्रिक्स जो कि इन्फेंट्स या चिल्ड्रंस है, तो नॉर्मली इन लोगों का इम्यूनिटी वीक होता है। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होता है इन लोगों का, वीक होता है। तो इन दैट केस दीज पीपल्स आर ससेप्टेबल फॉर ऑकरेंस ऑफ द डिसीजेस। डिसीजेस इन लोगों को ज्यादा हो सकती है, जल्दी से ये लोगों को डिसीज हो सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग लेस इम्यून और वीक इम्यून स्टेटस। समझ में आ रहा है? सो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट द जेरियाट्रिक्स एंड पेडियाट्रिक्स। दोनों को हमको एक्सेसिव केयर लेना पड़ेगा। जैसे अभी कोविड में भी आप देखो कि आपको बार बार बोला गया है कि ओल्ड एज और चिल्ड्रंस जो भी है उनको अलाउ नहीं है बाहर निकलने के लिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, बिकॉज दे हैविंग लो इम्यून स्टेटस, उनको जल्दी से कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, एज, डिपेंड ऑन द एज। देन मेल है फीमेल है, अकॉर्डिंगली डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजी, उसको पर्टिकुलरली डिसीज कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये मैरिटल जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जेंडर के ऊपर, वेदर मेल और फीमेल। नेक्स्ट, रेस की अगर हम लोग बात करते हैं, रेशियल, तो जैसे कि ज्यूज हैं, ज्यूज आर मोर रेजिस्टेंस टू टीबी। मतलब ये जो एग्जाम्पल है आपके बुक में दिया गया है, मैंने अपने अलग से नहीं लिया। ज्यूज आर मोर रेजिस्टेंस टू टीबी, ट्यूबरक्लोसिस इन लोगों को नहीं होता है। वो दैट डिपेंड्स ऑन द रेशियल मेकअप या रेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब दे हैविंग अ रेजिस्टेंस विद देयर क्लाइमेटिक कंडीशन के, उनको अभी टीबी नहीं होता है। ज्यूज आर मोर रेजिस्टेंस टू टीबी। उसके अलावा बाकी लोग जितने भी हैं, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, जो भी है, सब लोगों को एक्चुअली टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस ये डिसीज हो सकता है, लेकिन ज्यूज को नहीं हो सकता है, बिकॉज दे आर मोर रेजिस्टेंस टू टीबी, दैट डिपेंड्स ऑन देयर रेस। समझिए, रेस का मतलब क्या, स्पेसिस के अंदर रेस होता है। स्पेसिस मतलब जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, तो ह्यूमन क्या होते हैं, होमो सैपियन सैपियन। ठीक है, होमो सैपियन सैपियन ये हो गया स्पेसिस, लेकिन स्पेसिस के अंदर भी फिर अलग अलग जो होते हैं, दैट वी कॉल रेस, सब टाइप, दैट वी कॉल रेस। उसके बाद में जेनेटिक मेकअप, ये एक्चुअली रेशियल और जेनेटिक मेकअप मोर और लेस सिमिलर ही रहेगा। जेनेटिक मेकअप के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि डिसीज होगा या नहीं होगा। ये हेरिडिटी में भी हमने एक्चुअली देखा था। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस में मैरिड है या अनमैरिड है। कुछ डिसीज पर्टिकुलर ऐसे रहेंगे आफ्टर मैरिज ही होते हैं, या कुछ डिसीज ऐसे रहेंगे जो बिफोर मैरिज होते हैं, दैट डिपेंड्स। न्यूट्रिशनल फैक्टर, ये तो अभी हमने देखा। न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है। ऑक्यूपेशन मतलब कौन से प्रोफेशन में है, कौन से प्रोफेशन में है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोले, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में जहां पे वेयर एंड टेयर, बहुत ज्यादा नॉइसी इन्वायरमेंट होता है, तो नॉर्मली उनका जो है वो दे हैविंग एन ऑडिबिलिटी, या जो क्या बोलेंगे उसको, जो सुनने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाती है, उनको ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग विद नॉइजी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो हमेशा क्या होता है कि उनको उसी की आदत पड़ जाती है। दैट डिपेंड्स, वन ऑफ द एग्जांपल। ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स वगैरह, उन लोगों की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, जैसे हमारा एक नोबेल प्रोफेशन टीचर्स जो है, टीचर हम लोग जब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, चॉक और ब्लैक बोर्ड अगर यूज कर रहे हैं, इन दैट केस चॉक का जो डस्ट होता है, दैट इज एक्चुअली द कैल्शियम, वो भी ज्यादा इनहेल हो गया तो दैट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, या लंग्स कैंसर भी हो सकता है, आई मीन टू से। तो ये एक एग्जाम्पल बोल दिया मैंने आपको, लेकिन नाउ डेज ड्यू टू द स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, तो ये सारी चीजें मिनिमाइज हो गई ना। अभी जो टीचर्स है वो अभी तो ऑनलाइन टीचिंग में तो इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ती, किसकी, चॉक और बोर्ड की, चॉक और बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑनलाइन टीचिंग में ये उसका एडवांटेज है कि उससे हम लोग बच सकते हैं।
वो पर्टिकुलरली डिसीज कॉजिंग से बच सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशन का। इम्यून स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इम्यूनिटी वीक है तो कोई भी डिसीज हो सकता है, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस टू द ऑकरेंस ऑफ अ डिसीजेस। सोशल क्लास, वेदर इट इज बिलोंग टू द मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, उसके हिसाब से। लिटरेसी, एजुकेटेड है या नहीं है, एंड लाइफस्टाइल कैसा है, हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल और बैड लाइफस्टाइल, क्या चीजें अडॉप्ट करके रखी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये सब होस्ट से रिलेटेड चीजें हैं कि उसको डिसीज होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, एनवायरमेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड फैक्टर, दैट इज द एनवायरमेंट। पहला हमने देखा पॉजिटिव एजेंट, दूसरा अभी देखा होस्ट, थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हम लोग देख रहे हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में अगर देखा तो एनवायरमेंट इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ सराउंडिंग, इट इज एन एक्सटर्नल कंडीशन व्हिच इन्फ्लुएंसेस और अफेक्टेड द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। या सिंपल अगर देखा जाए तो एनवायरमेंट मतलब कि जो रहेगा वो सराउंडिंग रहेगा। हमारे सराउंडिंग में क्या चीजें हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बोलो या इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड माइक्रो एनवायरमेंट की हमने बात की थी, उसी हिसाब से एनवायरमेंट रहेगा। एनवायरमेंट इज हेल्दी तो पर्सन इज हेल्दी। एनवायरमेंट अगर कंटामिनेटेड है तो इन दैट केस पर्सन विल अगेन बी मे गेट सफर फ्रॉम सम अदर डिसीजेस। नेक्स्ट, फिजिकल एनवायरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारी चीजें रहेगी उसमें, लाइक वाटर, सॉइल, रेन एंड विंड, मतलब एयर, सनलाइट, ये चीजें होती हैं फिजिकल एनवायरमेंट का पार्ट। अभी ये सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं, सफिशिएंट, समझ में आ रहा है, सफिशिएंट, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे सनलाइट है, वी नीड टू सनलाइट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हमारे स्किन के अंदर जो विटामिन डी सिंथेसाइज होता है वो नॉर्मल सनलाइट की वजह से होता है, ठीक है। अगर सनलाइट ही नहीं है तो इन दैट केस विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट, विंड मतलब कि एयर, एयर पोल्यूटेड अगर है तो एयर पोल्यूटेड रिलेटेड डिसीज हो जाएंगे। एयर अगर हेल्दी है तो इन दैट केस द पर्सन विल बी हेल्दी। रेन मतलब दैट डिपेंड्स कि रेनफॉल कितना है, ठीक है, रेनफॉल इज हाई, नॉर्मल और लो। वाटर, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। सॉइल, सॉइल भी डिपेंड करेगा, वो भी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेगा। सॉइल मतलब फॉर एग्जांपल सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस है या नहीं है, न्यूट्रिशंस अगर है तो हमको फूड चेन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर होगी, ठीक है, दैट डिपेंड्स। तो ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट के पार्ट है जो पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करेंगे या डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर रहेगा ऑल द लिविंग थिंग्स अराउंड अस, जितनी भी चीजें हमारे अराउंड में है, लिविंग थिंग्स वी कॉल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल थिंग्स, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल थिंग्स। बायोलॉजिकल थिंग्स में क्या क्या आएगा, मैन हिमसेल्फ, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब चीजें जो है होते हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अवेलेबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ दीज कंपोनेंट्स, अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो फिर उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मतलब दे आर हेल्दी और नॉट, उसके हिसाब से भी these are we are saying these are the part of the biological component of biological environment. Next, psychosocial environment. Psychosocial environment में क्या क्या चीजें होती है, it include the complex psychological factors affecting on the health, जैसे कि कम्युनिटी है, कल्चरल वैल्यूज है, कस्टम्स है। कल्चरल वैल्यूज मतलब हमने हमारा कल्चरल पैटर्न क्या है, कस्टम्स एंड कल्चरल पैटर्न्स हमारे क्या है, हमारा कल्चर अच्छा है तो हमको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और उसके हिसाब से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ठीक है। कल्चरल पैटर्न इसी रॉन्ग है तो इन दैट केस देयर मे बी ए चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिसीजेस। बिलीफ क्या है, एटीट्यूड कैसा है, मोरल्स एंड रिलीजन्स पैटर्न्स कैसे हैं, ये सब किस में आएगा, ऑल दीज कम्स इनटू द दीज साइको सोशल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसे है, दैट वी कॉल ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, ये सब आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीजें साइको सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। कम्युनिटी है, लाइफस्टाइल है, हेल्थ सर्विसेज है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हो गया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में तीनों भी कंपोनेंट हमने देखे हैं, एनवायरनमेंट, होस्ट एंड द कॉजेटिव एजेंट, तीनों भी पार्ट हमने देखे हैं। These all belonging to the part of the epidemiological triad or theory of epidemiological triad, as well as these again belonging to the concept of the disease, concept of disease.
और अगर डिसीज है तो फिर अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसका देख रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, डिसीज को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द वे टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज, दैट वी कॉल कंसेप्ट ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिसीज। यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक का लास्ट पार्ट अभी चल रहा है कंसेप्ट ऑफ डिसीज का, तो होप सो के टुडे इटसेल्फ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस वन। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीज में क्या रहेगा, अभी तक हमने देखा कि डिसीज क्या है, कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स है, कौन सी चीजें हैं फॉर द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज, कौन से थ्योरीज है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डिसीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो देयर आर 3 major stages for prevention of a disease, that is first one primary prevention, secondary prevention and third one that is we are calling tertiary prevention। तीन ways हैं to get prevent of the occurrence of a diseases। तो इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, these are used or steps taken before the onset of the disease to nullify the possibility of occurrence of the disease। मतलब डिसीज होने से पहले हम लोग क्या मेजर्स, क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं ताकि डिसीज ना हो, that we call primary prevention। primary prevention of chronic diseases such as primordial रहेगा, ये primary prevention के फिर सब स्टेप्स है, primordial prevention, population mass strategy and high risk strategy। ठीक है, मतलब ये वे से हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन ले सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन व्हाट इज द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन मतलब कि बहुत एडवांस में प्रिवेंशन लेना, डिसीज ना हो इसके लिए बहुत एडवांस में प्रिवेंशन लेना। द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज taken for a long before of the occurrence of the disease। जैसे कि फॉर एग्जांपल है हार्ट डिसीजेस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एड्स है, ये कुछ डिसीजेस है कैन बी प्रिवेंटेड इफ द चिल्ड्रन आर प्रॉपरली हेल्थ एजुकेटेड अबाउट द रिस्क फैक्टर। जैसे कि स्मोकिंग है, ईटिंग हैबिट्स है और फिजिकल एक्सरसाइज है, ये जो चीजें हैं इसके बारे में लोगों को, पर्संस को, चिल्ड्रंस को एजुकेट करना, मतलब ये बहुत वेल इन एडवांस स्टेज रहेगा कि हमको वो पर्टिकुलर डिसीज ना हो, ब्रोंकाइटिस ना हो, ठीक है, हार्ट डिसीजेस ना हो या एड्स ना हो, इसके लिए हमको क्या करना रहेगा, बहुत पहले से ही लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। द प्रिवेंशन टेकन टू लॉन्ग बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज, दैट वी कॉल प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इन एडवांस इसलिए बोला गया है, वहां पे देखिए ऊपर में दिया गया है प्रिवेंशन वेल इन एडवांस। तो अगर एक्सरसाइज करते रहेगा तो उसको डेफिनेटली कार्डियक डिसीज नहीं होगी, हार्ट डिसीज नहीं होगी। समझ में आ रहा है, डिसीज होने के बाद में एक्सरसाइज करता है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन डिसीज ना हो इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिवेंशन इन वेल इन एडवांस, या उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। उसी का एग्जाम्पल ये भी रहेगा, बाकी डिसीज के लिए भी ऐसे रहेगा, वेल इन एडवांस। स्मोकिंग वगैरह है, ये सारी चीजें, HIV, कौन कौन सी चीजों से होता है, कौन सी चीजों से नहीं होता है, इससे बचा जाए, well in advance, that we call a primordial prevention या prevention well in advance। तो स्मोकिंग नहीं करना है ताकि जो ब्रोंकाइटिस है या लंग्स से डिसीजेस है वो ना हो, that we call a sex education। तो ये भी चिल्ड्रंस को हम लोग प्रॉपरली देंगे, समझाएंगे, तो उससे ये जो एड्स है, कम्युनिकेबल डिसीज, इससे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर एक बार डिसीज हो गया तो फिर उससे उसको फिर जूझते रहने से बेटर होता है कि प्रिवेंशन, दैट वी कॉल प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और ये जो प्रिवेंशन लिया जा रहा है ये वेल इन एडवांस लिया जा रहा है, ठीक है, ताकि डिसीज ना हो, दूर दूर तक डिसीज ना हो। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए क्या कॉजेस है, उससे फिर बचा जा सकता है, उसके बारे में एजुकेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे कि HIV और एड्स से बचने के लिए ये सारे कॉमन मेजर्स हैं, तो इसके बारे में अगर लोगों को एजुकेट किया जाए तो लोग, या पर्टिकुलरली चिल्ड्रन से, तो वो बच सकते हैं ये डिसीज से, ठीक है, इस पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिसीज, दैट वी कॉल प्राइमोर्डियल और प्रिवेंशन इन एडवांस। दूसरा होता है, ये भी प्रिवेंशन का ही पार्ट है या प्राइमरी प्रिवेंशन का ही पार्ट है, दैट वी कॉल पॉपुलेशन मास स्ट्रेटजी। पॉपुलेशन मास स्ट्रेटजी, मास मतलब जो बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, दैट वी कॉल मास। जैसे हम लोग बोलते हैं मास कम्युनिकेशन मीडिया, मास कम्युनिकेशन मीडिया, मास मतलब एक ग्लोबली एक मीडिया होता है जो कम्युनिकेशन का एक साधन होता है जिससे लोगों से कम्युनिकेट किया जा सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, एडवर्टाइजमेंट है, टीवी वाला न्यूज है, रेडियो वाला अनाउंसमेंट है, ये सारी चीजें क्या है, मास कम्युनिकेशन मीडिया के एग्जाम्पल हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो मास वाला टर्म आ रहा है, मास मतलब विच विल बी अप्लाइड फॉर होल पॉपुलेशन,
या लार्ज पॉपुलेशन के जो ऊपर जो चीज अप्लाई की जाती है उससे रिलेटेड होती है, दैट वी कॉल मास, MASS, मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मास स्ट्रेटेजी, मतलब जो स्ट्रेटेजी सारे लोगों के ऊपर एक साथ अप्लीकेबल की जाएगी, दैट वी कॉल मास पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर रिडक्शन, जो पर्टिकुलरली एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लाइक अबाउट 30 एज अगर हम लोग देखें तो हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इन दैट केस वी हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड एजुकेट देम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, मतलब हार्ट डिसीजेस कैसे वो मिनिमाइज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग वो पर्टिकुलरली लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा। कौन से लोगों के ऊपर, जो पर्टिकुलरली हाई रिस्क पे है, या वी आर से दैट दोज आर इन लार्ज इन नंबर, जैसे मैंने बोला ओल्ड एज पर्संस या अबाउट 30 अबाउट 40 एज जो पीपल्स होते हैं उनको रिस्क होता है, या दीज पीपल्स मे गेट सफर्ड फ्रॉम दी हाइपरटेंशन, तो उससे रिलेटेड मेजर्स लेना, प्रिवेंशन लेना, उनको प्रॉपर डाइट कंट्रोल करने के लिए बोलना, ऑल दिस थिंग्स विल बी द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन मास स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट जो होता है हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, मतलब जो लोग हाई रिस्क पे हैं, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन्स, दे मे गेट सफर्ड फ्रॉम द एनीमिया, मतलब दे आर एट द रिस्क ऑफ एनीमिया, उनको एनीमिया हो सकता है। ठीक है, सो इन दैट केस पर्टिकुलरली द प्रेग्नेंट वुमन हैज टू बी टेक केयर ऑफ इनटेक ऑफ आयरन एंड द बैलेंस डाइट। ठीक है, इनटेक ऑफ आयरन, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें लेनी होगी ताकि जो मदर है वो एनीमिक ना हो, उसको एनीमिया ना हो, सो दैट द फीटस विल बी अगेन हेल्दी, न्यूबॉर्न जो भी आएगा वो हेल्दी रहे, इसके हिसाब से प्रिकॉशन या प्रिवेंशन लिया जाता है। और इसके लिए हाई रिस्क पे जो लोग हैं उनको पर्टिकुलरली सॉर्ट आउट करके उनके लिए मेजर्स लिए जाते हैं, उनके लिए रेमेडीज, उनके लिए उपाय, उनके लिए सहूलतें क्रिएट की जाती है, दैट वी कॉल हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। तो ये भी किस लिए किया जा रहा है, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो, एंड दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन समझ में आया कि डिसीज ना हो उसके लिए जो भी केयर या प्रिवेंशन लिया जाता है, दैट वी कॉल अ प्राइमरी प्रिवेंशन बिफोर ऑकरेंस ऑफ द डिसीज। तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जो कि बहुत वेल इन एडवांस में हम लोग प्रिवेंशन ले रहे हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन जो होता है वो भी प्राइमोडियल का प्रिवेंशन का ही पार्ट आता है। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सॉरी प्राइमोडियल के बाद में हमने देखा नेक्स्ट मास पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी, उसके बाद में हमने देखा हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन का ही पार्ट होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, secondary prevention. Secondary prevention include the action which are taken to prevent the progress of the disease, मतलब ये जो प्रिवेंशन रहेंगे वो डिसीज होने के बाद लिए जाएंगे, लेकिन डिसीज होने के बाद में फिर आप बोलोगे कि डिसीज होने के बाद में क्या फायदा ये प्रिवेंशन लेकर के, तो फायदा ये रहेगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए या प्रोग्रेस ऑफ डिसीज है उसको हम लोग कम कर सकते हैं या प्रोग्रेस को रोक सकते हैं डिसीज के, या डिसीज को कॉम्प्लिकेशन स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। That can be occur, that we call that is related to the after the occurrence of a disease we call secondary prevention, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, secondary prevention। तो इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, जैसे कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हुआ है और उसको पता ही नहीं कि उसको कैंसर हुआ है, किसी को ऑलरेडी डायबिटीज हो गया है, ब्लड शुगर लेवल हाई जा रहा है, लेकिन उसको अभी तक पता ही नहीं, डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है कि हाई बीपी, या हाई बीपी बोलो या हाई शुगर बोलो, डायबिटीज वगैरह, ओके, या कैंसर का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई मीन टू से दैट अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट होता है। जल्दी से अगर पता चले तो हम लोग उस पर मेजर स्टार्ट कर सकते हैं ना, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जल्दी से पता ही ना चले, डायग्नोसिस ही ना हो, तो ट्रीटमेंट कहां से होगा। सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी प्रिवेंशन का ये फर्स्ट रहेगा कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली प्रिवेंशन। अगर कुछ डाउट है तो स्क्रीनिंग करवा लो, टेस्ट करवा लो, इन दैट केस यू मे गेट श्योर कि यू गॉट सफर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीज और नॉट। पर्टिकुलर डिसीज वो पर्टिकुलर पर्सन को हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हो गया है क्लियर तो, अगर डिसीज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डिसीज हुआ है इन दैट केस द ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड। ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, ये होना चाहिए। तो इससे हम लोग अर्ली स्टेजेस में डिसीज को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट कर दिए तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, आगे के जो सीवियर स्टेज में जो जाता है डिसीज वो नहीं होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दी ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पता ही नहीं कि ये पर्टिकुलरली मुझे डिसीज हो गया है, अगर वो दूसरे के कांटेक्ट में है तो उसको भी हो जाएगा,
तो आई मीन टू से दैट के हम लोग ये अगर डिटेक्ट हो गया तो इसमें ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो डिसीज होता है उसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है. दैट इज द पार्ट ऑफ अगेन अ सेकेंडरी प्रिवेंशन. And now we move toward the third one that we call as tertiary prevention. So these are the actually tertiary prevention refer to the measure taken in the late pathogenesis in advanced phase. It includes the measures available such as the limit the impairment, disabilities, and minimize the loss caused by the disease. मतलब जितना बोल सकते हैं उतना हम लोग उसको मिनिमाइज करना चाहे आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ अ डिसीज as well as in the last stage of the disease. ठीक है, मतलब टर्शियरी प्रिवेंशन किस में रहेगा, लास्ट स्टेज में हम लोग कितना मिनिमम डैमेज या कितना मिनिमम लॉस हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये स्टेजेस रहेंगे दैट वी कॉल टर्शियरी प्रिवेंशन. इन द लेट पैथोजेनेसिस दैट वी कॉल, जैसे कि लिमिट इंपेयरमेंट है. लिमिट इंपेयरमेंट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया. लाइक द फ्रैक्चर इज इन लोअर आर्म या लोअर लिम्स, वी आर कॉलिंग लेग्स में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है. तो लिमिट इंपेयरमेंट करना जरूरी है. लिमिट इंपेयरमेंट मतलब उसको इमोबिलाइज करना जरूरी है. अगर इमोबिलाइज नहीं किया गया, उसको मूव किया, फ्रैक्चर जहां पे हो गया है, मतलब डिसीज तो हो गया ऐसा समझ के चलो अभी, लेकिन उसका हम लोग डैमेज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको वी हैव टू गो फॉर द इमोबिलाइजेशन. मतलब उसको हमको मूव नहीं करना है, उसको स्टेबल करके कुछ तो टाई कर देना है, या वी हैव टू टाई वन लेग, डैमेज लेग विद अनदर लेग विच इज अ नॉर्मल वन. तो इससे क्या होगा कि वो मूवमेंट नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस या डिसलोकेशन नहीं होगा. बोन का जो फ्रैक्चर हुआ है वो फिर अलग अलग बोन 2 पीसेस में ब्रेक नहीं हो जाएगा, या फिर अलग नहीं होगा, डिसलोकेट नहीं होगा. सो दिस इज द वे वी आर कॉलिंग अ लिमिट इंपेयरमेंट, और वी आर सेइंग दैट we are minimizing the movement या उसको immobilize करना, that is to prevent the further risk of further loss, further damage. ठीक है, so this is one of the example of tertiary prevention, immobilization. उसके बाद में rehabilitation center, जैसे कि कुछ लोगों को ये एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर बाबा आमटे का एग्जाम्पल है, जिन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ऑलरेडी डिसीज से सफर हो गए. फॉर एग्जाम्पल लेप्रेसी, आपको पता होगा लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो इन दैट केस वो जो पर्सन्स रहेंगे जो डिसीज तो हो गया उनको, अभी डिसीज तो हो गया है उसको, उसमें हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं ले सकते, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन ये ले सकते हैं कि उनको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं. उनके लिए उनका जो भी केयर ले सकते हैं हम लोग, उनको अलग से आइसोलेट करके अच्छा सा केयर लिया जा सकता है. दैट वी कॉल, दैट हैज बीन डन बाय डॉक्टर बाबा आमटे. आपने सुना होगा, आनंद वन एक है, वहां पर वो ये जो लेप्रेसी के जो पेशेंट होते हैं उनका उन्होंने केयर लिया. उसके बाद में नाउ फर्दर उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है बाबा आमटे का, वो भी प्रकाश आमटे है, एंड ऑल दिस पीपल्स आर टेकिंग केयर ऑफ दिस पीपल्स. ठीक है, आनंद वन बोला जाता है. और वो मतलब मुझे ये बोलना है कि जहां पे डिसीज हो गया है तो अभी हम लोग उसको लॉस, मतलब जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, मे बी सुसाइड वगैरह ऐसी चीजें कर लेते, तो इन दैट केस दीज पीपल्स नीड अ मोरल सपोर्ट. और मोरल सपोर्ट का जो काम करते हैं दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द टर्शियरी प्रिवेंशन. ठीक है, आई मीन टू से, तो इस हिसाब से रहेगा. नेक्स्ट, हाँ ये तो मिनिमम या एक्चुअली दिस इज द लिस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो हम लोग थोड़ा सा फास्ट में देख लेंगे उसको. मोड ऑफ इंटरवेंशन, मतलब मेजर्स टू बी टेकन टू इंटरप्ट द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ द डिसीज कॉल्ड एज इंटरवेंशन. प्रिवेंशन करने का ही पार्ट होता है, जैसे कि हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट है, ये सारी चीजें कॉमन है. डिसेबिलिटी लिमिटेशन है, रिहेबिलिटेशन, इसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. हेल्थ प्रमोशन में गुड एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, हेल्थ एजुकेशन. तो इसके लिए तो पहला तो चाहिए कि फार्मासिस्ट शुड हाउ टू गेट एजुकेटेड. हाँ लेना है मैम, एक बस ये हो गया, लास्ट पार्ट इज वाइंड अप करना. हाँ हो गया मैम, ये मतलब लिस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर. ठीक है, ये लास्ट पार्ट है एंड इट इज एक्चुअली द लीस्ट इंपॉर्टेंट. ये पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अल्कोहलिज्म है या नो स्मोकिंग वाला पार्ट है. स्पेसिफिक में इम्यूनाइजेशन होता है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन, ये भी हमने देखा.
नहीं हो गया मैम। ठीक है चलो। ठीक है मैम, मैं एक 5 मिनट दे दो, मैं थोड़ा सा फास्ट में ले लेता हूँ ये। हाँ, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे इम्यूनाइजेशन की। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी कोविड के लिए भी इम्यूनाइजेशन रेडी है एंड इट इज इन द फेज। अभी इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ जा रहा है, हेल्थ केयर पर्सन को दिया जा रहा है ताकि डिसीज ना हो। ये भी एक इम्यूनाइजेशन, मतलब स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन मतलब कि एक पार्ट होता है जहां हम लोग डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशनल डाइट हम लोग ले सकते हैं तो इम्यूनिटी विल बी द बेटर वन एंड वन कैन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज। नेक्स्ट, कीमोप्रोफाइलैक्सिस में हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कीमोप्रोफाइलैक्सिस मतलब कि जो मेडिसिन लिए जाते हैं, सम ऑफ द मेडिसिन विल बी टेकन टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज या टू प्रिवेंट द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, दैट वी आर कॉलिंग कीमोप्रोफाइलैक्सिस। ये सब हम लोग प्रिवेंशन मेजर्स देख रहे हैं, इंटरवेंशन देख रहे हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग सेफ्टी किट्स वगैरह यूज करना चाहिए। दोज हु आर वर्किंग एट द साइट, तो दे शुड हैव टू कंपल्सरी वेयर द हेलमेट सो दैट कोई अगर मेजर माइनर एक्सीडेंट होता है तो द ब्रेन इंजुरी कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये सेफ्टी मेजर्स में आता है, जैसे कि पीपी किट है। ऑल दिस थिंग्स आर द प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स वी आर कॉलिंग। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई है या अदर प्रोडक्ट जैसे कि सेफ्टी गॉगल्स है, ऑल दिस थिंग्स, लैब कोट्स है, सारी चीजें ताकि हम लोग डिसीज से बचे, हैजार्ड से बचे। दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट से बचने के लिए वी शुड हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट मतलब ये जो पार्ट होता है मैकेनिकल इंजरी का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। मतलब प्रिवेंशन कर रहे हैं हम लोग। प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीजें ले सकते हैं। उसके बाद में प्रोटेक्शन फ्रॉम द कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग की वजह से लंग्स कैंसर होता है तो वो अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद में जो कुछ सम ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर देयर व्हिच आर गोइंग टू एमिट द रेडिएशंस, तो रेडिएशन को एक्सपोजर होने की वजह से भी कैंसर होता है एक्चुअली। ठीक है, तो कार्सिनोजेनिक मतलब कि जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं उससे बचना ताकि कैंसर ना हो। वी हैव टू टेक अ प्रिवेंशन और प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दीज कार्सिनोजेंस। तो क्या क्या चीजें कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, उसके हिसाब से हम वो पर्टिकुलर चीजों से बचेंगे। दैट वी कॉल प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्सिनोजेंस। एज वेल एज एलर्जेंस, अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ एलर्जेंस। किसी को एलर्जी है पर्टिकुलर चीज से तो उससे बचना है ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, दैट वी कॉल अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस। किसी को एलर्जी है पर्टिकुलर चीज से तो वो चीज को अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है, समझ में, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। दैट वी कॉल अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस। एंड हैजार्ड्स इन जनरल एनवायरनमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इन दैट केस वी हैव टू टेक द पर्टिकुलर प्रिवेंशन या उससे दूर रहना है। हैजार्ड्स जो भी है लाइक और वी हैव टू टेक अ प्रिवेंशन। या जो हमारी नॉर्मली एनडीआरएफ का टीम होता है जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है, उनको बुलाना या उनको अप्रोच करना या उनसे कांटेक्ट करना। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन एज अ पार्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम दी हैजार्ड्स इन जनरल या नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं। इन दैट केस जैसे कि अर्थक्वेक है, तो इन दैट केस जहां जो पर्टिकुलर एरिया ससेप्टेबल है फॉर द अर्थक्वेक या जहां पे बार बार ये अर्थक्वेक होता है, तो इन दैट केस द अर्थक्वेक प्रूफ जो या हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से रहेगा ताकि दे आर और दैट शुड बी रेजिस्टेंस टू द अर्थक्वेक। ठीक है, इस हिसाब से फ्लड्स है तो उसके हिसाब से हाउसिंग उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। All these things, these are the general measures to be prevent or to be taken to prevent from these natural disasters, as well as control from the control of the consumer products and quality and safety। मतलब जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसका लेबलिंग पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या कंपोनेंट्स है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड सम ऑफ देम आर मे बी हैजार्डस फॉर आवर हेल्थ। तो ये जो चीजें इससे हम लोगों ने अवेयर होना चाहिए। बीइंग अ फार्मासिस्ट वी शुड हैव टू रीड द लेबल, आइदर इट मे बी अ फूड प्रोडक्ट और मेडिसिन्स।
ठीक है, मेडिकेटेड प्रोडक्ट हो या फूड प्रोडक्ट हो, उसका हमको लेबल पढ़ना चाहिए, उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, कौन सी चीज क्या प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, and we should have to find out, always focus on these things ke whether there is a presence of, we should have to be cautious about the things ke whether there is a presence of some other health hazard substance or component in that particular product. ये हमको पता होना चाहिए, हमने देखना चाहिए, ठीक है. Especially we should have to keep attention on these, the label, reading a label. अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, ये तो मैंने आपको बताया है. एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन में डिसेबिलिटी को कम करना है बाय एनी ऑफ द वे. एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का एग्जांपल मैंने आपको बताया है आनंद वन का, जो कि बाबा आमटे ने शुरू किया था, इनिशिएट किया था, एंड इट हैज बीन कंटिन्यूड विद द नेक्स्ट जनरेशन, प्रकाश आमटे एंड ऑल. ठीक है, तो यहां पे हमारा जो पार्ट है कंसेप्ट ऑफ डिसीज ये खत्म हो गया है. हाँ मैम, हेलो स्टूडेंट्स, ये ले लीजिए. हेलो हेलो, मैं तस्लीम बोल रही हूँ. कल पीजीवाई का जो ग्रुप बना है उसके अंदर 32 लोग एडमिट हो गए हैं. अभी 30 लोग कैसे एडमिट होंगे? उसमें एक दूसरे के, जो मेरे को लगता है वो जो लिंक है पीजीवाई ग्रुप की, वो लिंक दूसरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या आप लोग? मैम ग्रुप एडमिन कौन? क्या ग्रुप एडमिन मैं हूँ. कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं. कर सकते हो ना? यस मैम. और मैंने उसके अंदर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 के स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं और पीडीएफ डाला हुआ माइक्रोस्कोप का. तो ऑलरेडी किस लोगों को लेट ज्वाइन करने के लिए नहीं मिला है, मैं वापस से आज डालूंगी, लेकिन जरा लिंक एक दूसरे को भेज के वो ग्रुप ज्वाइन कर दो. कोई टीचर्स को परेशान मत करो, पीजीवाई ग्रुप की लिंक भेजो. पीजीवाई सिर्फ मेरे से रिलेटेड है, कोई टीचर से ये बात डिस्कस नहीं होनी चाहिए, किसी को फोन नहीं जाना चाहिए पीजीवाई के बारे में. आया समझ में सब लोगों को? यस मैम. ओके मैम. सिर्फ मुझसे कनेक्ट करना है आपको. और जिस लोग को प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने मूडल में क्विज डाला हुआ है, तो क्विज हम, उसके ग्रेड्स हमको दिखेंगे. उमेर जिसने कल मुझे बोला था, उसके ग्रेड्स हमको दिखे हैं. नहीं, कल उसने क्वेश्चन क्या किया था, मैसेज किया था सर कि मैंने डाला है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो मैंने उसको बोला यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड. हाँ, तो हर चीज आप लोग को दिखेंगे, तो आप इतना वो टेंशन मत लो कि मैम दिख नहीं रहा है, ये वो सारी चीजें. और आप लोग प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट करते जाओ, यही मुझे आपको बोलना है. और वो मेरे लिंक के हिसाब से आप लोग पीजीवाई ग्रुप ज्वाइन करो. जिसको नहीं आता है मुझे पर्सनली मैसेज करो. मेरा नाम तस्लीम है, ग्रुप में नंबर है. आया समझ में आप लोग को? सिर्फ 32 ज्वाइन हो गए, 30 ज्वाइन होने के बाकी है. और मुझे अगले प्रैक्टिकल तक पूरे तीनों प्रैक्टिकल्स लिख के चाहिए. मैंने स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी भेज दिए हुए हैं. समझ में आया सब लोग को? स्क्रीनशॉट्स तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे. हेलो. यस मैम. स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहे मैम. हाँ, यस मैम. थैंक यू सो मच. हेलो मैम. मैम स्क्रीनशॉट्स नहीं दिख रहे हैं. बेटा तुमने लेट ज्वाइन किया, मैं फिर से डालती हूँ. एक बार सबको ज्वाइन होने दो, बार बार डालने में मतलब नहीं है. एक बार सब ज्वाइन हो गए तो फिर से डाल देती हूँ. ठीक है? ठीक है मैम. ठीक है. ओके ओके मैम. आज के आज थोड़ा मुझे पर्सनली हाई कर दो, मैं आपको 30 लोग जो भी है उसको डाल देती हूँ. और एडिशनल जो रहेंगे उनको मैं निकाल दूंगी बाद में, या तुम लोग को एग्जिट हो जाना. ठीक है? ओके मैम. एंड shouldn't discuss with any of the teacher rather than me about PGY. मिस आपका नंबर कौन सा है ग्रुप में? मेरा नाम तस्लीम है. नहीं मिस, आपका नंबर ग्रुप में है बेटा. 9890760118. हाँ मैम देखा. 9890760118. ठीक है? यस मैम. ओके, थैंक यू सो मच. आरिफ सर से ये लेना है ना सर? हाँ हाँ जी. चलो, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड कंसेप्ट ऑफ डिसीज. टुमारो प्रोबेबली वी हैव टू स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, एनवायरमेंट एंड हेल्थ. ठीक है? कल हमको देखना है नया टॉपिक, एनवायरमेंट एंड हेल्थ. अभी तक का इसमें जो असाइनमेंट्स वगैरह सारी चीजें हैं वो आपको अवेलेबल हो गई है इन द फर्स्ट टॉपिक इन मूडल. ठीक है? और मैंने आपको तीनों ठीक है, अभी मैंने देखा है कि ओरल एज फार एज द सबमिशन इज कंसर्न,
तो फर्स्ट जो असाइनमेंट था 1.1 HCP का कंसेप्ट ऑफ हेल्थ 1.1, तो उसके अंदर अराउंड 27 पीपल हैव सबमिटेड फर्स्ट वन। 27 पीपल ने ही